हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हूं मैं आपके सामने और आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और जानेंगे कि हम लोग आज के सेशन में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो यहाँ पे है ना कवर किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, आज के सेशन में देखेंगे है ना कि आज के सेशन में क्या कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। हाल ही में बच्चों मध्य प्रदेश में 8वें खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शुभारंभ किसने किया? ठीक है, जो अभी हाल ही में खजुराहो में क्या हुआ था, 8वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ बच्चों। यहाँ पर इसका उद्घाटन इनमें से किसने किया है? ठीक है, बताइएगा इनमें से किसने किया है। तो बच्चों देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में याद रखना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ठीक है, याद रखना ये धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी की बात करें तो आपने बागेश्वर धाम के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो बागेश्वर धाम के बच्चों ध्यान रखना, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, इन्होंने, ठीक है, बागेश्वर धाम क्या बोलते हैं इसे? बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम के जो कृष्ण शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, इन्होंने किसकी शुरुआत की बच्चों? तो याद रखना खजुराहो अंतरराष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है, खजुराहो छतरपुर में मनाया गया। कहाँ पर? खजुराहो ये कहाँ पर आता है? आपके छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया। कहाँ पर? तो खजुराहो के अंदर अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर महोत्सव का। यहीं पर बच्चों आपको पता होगा 1976 में क्या शुरू हुआ था? तो खजुराहो अंतरराष्ट्रीय डांस, है ना, खजुराहो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ था? नृत्य महोत्सव। याद रखना, खजुराहो जो नृत्य महोत्सव या समारोह है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो छतरपुर में, खजुराहो में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1976 में की गई थी। कब? 1976 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहीं पर अगर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर देखेंगे ना, यशोधरा राजे सिंधिया, ये कौन है? तो मध्य प्रदेश की जो संस्कृति मंत्री है, ठीक है, कल्चरल मिनिस्टर कौन है? तो बच्चों याद रखना, यशोधरा राजे सिंधिया कौन है? तो याद रखना ये वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक मिनिस्टर है, यानी कि कल्चरल मिनिस्टर कौन है? तो याद रखना यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं। यहीं पर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी क्या है? वर्तमान मुख्यमंत्री। नरोत्तम मिश्रा क्या है? गृह मंत्री हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बागेश्वर धाम ने बच्चों क्या किया? 8वें अंतरराष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है, इसका इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? बागेश्वर धाम जी ने किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, इसी खजुराहो में आप सभी जानते हैं कि खजुराहो को बच्चों 1986 में कहाँ शामिल किया गया? तो यूनेस्को की धरोहर में। ठीक है, इसे कहाँ शामिल किया गया? तो यूनेस्को की धरोहर में किसे शामिल किया गया? तो नोट करिएगा, यूनेस्को की धरोहर में खजुराहो को शामिल किया गया था। कब? 1986 के दौरान। यूनेस्को के जो मंदिर है किसने, सॉरी, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल राजाओं ने बनवाए। ठीक है, किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने बच्चों किसका निर्माण करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। केरल में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? चलिए, जो 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, कहां पर? केरल में आयोजित की गई थी। बताइएगा इसमें मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के किस खिलाड़ी ने रजत पदक यानी कि कांस्य पदक जीता है? ठीक है, सॉरी, सिल्वर मेडल। रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो इन्होंने क्या जीता? रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो बताएंगे इनमें से मध्य प्रदेश के बच्चों, ये मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि ये रजत पदक जीता है। इनका नाम क्या है और ये कहां पर आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी केरल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बच्चों? ऐश्वर्य प्रताप सिंह। क्या नाम होगा? ऐश्वर्य प्रताप सिंह। बच्चों ये कहा, ये भोपाल शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ी कौन है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी हैं। और नोट करिएगा, इन्होंने केरल में, कहां पर? केरल में बच्चों याद रखना, इन्होंने ये प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। कौन सा? शूटिंग प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक जीता है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो पिस्टल है, ठीक है, पिस्टल 65वीं बच्चों जो पिस्टल इवेंट का जो ये प्रतियोगिता हो रही, 65वीं जो है ना, 65वीं राइफल शूटिंग है ना, अगर आपसे पूछे पिस्टल शूटिंग, तो पिस्टल शूटिंग की प्रतियोगिता कहां पर हो रही है? याद रखा, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, कहां पर हुई है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये आयोजित की गई है। और अगर आपसे पूछे 65वीं, क्या पूछे? अगर आपसे पूछे 65वीं 60 गन, क्या पूछे? 60 गन प्रतियोगिता, ये कहां पर? 60 गन शूटिंग प्रतियोगिता ये कहां पर आयोजित की गई है? तो बच्चों ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो ये वो प्रतियोगिताएं हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, ये वो प्रतियोगिताएं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो बच्चों 65वीं जो 60 गन शूटिंग प्रतियोगिता कहां पर? नई दिल्ली में। और 65वीं जो पिस्टल शूटिंग कहां पर? भोपाल में हुई। और 65वीं राइफल शूटिंग कहां पर हुई है?
तो बच्चों ये केरल में आयोजित की गई, कहां पर, केरल में। और मध्य प्रदेश के कौन है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह बच्चों क्या रहे हैं, इसके यहाँ पर रजत पदक विजेता रहे, क्या रहे, रजत पदक इसके विजेता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है, मध्य प्रदेश में एकमात्र जो हॉकी छात्रावास और वॉलीबॉल छात्रावास है ये किस जिले में स्थित है। चलिए सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार। चलिए सभी बच्चे क्लास को शेयर करिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा भाई जल्दी से फटाफट, ठीक है। और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ना, सब कुछ बढ़िया है ना, बता दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वैसे, है ना, कोई दिक्कत वैसे नहीं आनी चाहिए, सब कुछ सही होगा, बताइएगा। चलो भाई फटाफट एक बार सेशन को शेयर करेंगे जितने बच्चे लाइव हैं। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एकमात्र हॉकी जो छात्रावास है बच्चों या फिर वॉलीबॉल छात्रावास है, कहां पर मिलेगा, मध्य प्रदेश में। नोट करना ये कहां पर है, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में। कहां पर मिलेगा ये, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कौन है, तो याद रखना हॉकी छात्रावास और वॉलीबॉल छात्रावास, ठीक है। मतलब कि जहां पर रह करके आप हॉकी और वॉलीबॉल दोनों की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। हॉकी और वॉलीबॉल की बात करें बच्चों, तीन दोनों की प्रैक्टिस आप कहां कर पाएंगे, तो इन छात्रावास में रहकर कर पाएंगे, ठीक है। और ये कहां पर आता है, नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत। कहां मिलेगा ये, नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत। आप इसी नरसिंहपुर को आप जानते हैं कि यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना ये पहला ऐसा जिला था जहां पर कि पूर्ण तौर पर क्या रहा है, साक्षर रहा है, ठीक है, क्या साक्षर जिला। दूसरी बात करें तो गन्ना अनुसंधान केंद्र इसी नरसिंहपुर में क्या स्थित है, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र याद रखना ये आपके नरसिंहपुर जिले के अंदर मिल जाता है। कहां पर, नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आपको मिल जाता है। यहीं के एक फेमस पर्सनालिटी कौन है बच्चों, आशुतोष राणा, ठीक है। आशुतोष राणा का नाम आपने सुना होगा। और ये इनका संबंध कहां से बच्चों, गाडरवारा, ठीक है, क्या है, गाडरवारा से। याद रखना जो गाडरवारा एरिया आता है जबलपुर के पास में है, तो यहाँ से कौन था, तो नोट करिएगा आपके कौन है, आशुतोष राणा, जो कि एक एक्टर है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए देखा जाए तो भोपाल में क्या है, भोपाल में बहुत सारी एकेडमी है। जैसे मैं बात करूं तो बच्चों मार्शल आर्ट, ठीक है, मार्शल आर्ट एकेडमी कहां पर है, भोपाल के अंदर है मार्शल आर्ट। घुड़सवारी कौन सा मिलेगा, घुड़सवारी एकेडमी भोपाल में है, ठीक है। यहीं पर बच्चों कैनोइंग, क्या नाम है, कैनोइंग की बात करें तो कैनोइंग एकेडमी कहां पर है, भोपाल के अंदर। कैनोइंग का मतलब होता है जो नौका प्रतियोगिता होती है, नौका प्रतियोगिता, उसके लिए बच्चों जो यहाँ पर है ना प्रैक्टिस कहां पर, ये भोपाल के अंदर हो जाएगा। आप नोट करेंगे पुरुष हॉकी एकेडमी, क्या लिखेंगे, पुरुष हॉकी एकेडमी ये कहां पर स्थित है, तो भोपाल के अंदर पुरुष हॉकी एकेडमी कहां मिलेगी, भोपाल में। साथ साथ में देखा जाए तो यहीं पर क्या मिल जाएगा बच्चों, शूटिंग, ठीक है, शूटिंग एकेडमी कहां पर, यानी कि निशानेबाजी एकेडमी भोपाल में ही स्थित है। कहां पर, शूटिंग एकेडमी कहां मिलेगी, तो याद रखना बच्चों ये भोपाल के अंदर स्थित है। कहां पर है ये, भोपाल के अंदर क्या मिलेगी, तो शूटिंग एकेडमी, है ना, शूटिंग एकेडमी कहां पर, ये भोपाल के अंदर आ जाएगी। तो ये सारी एकेडमी कहां पर, भोपाल में है। ग्वालियर में आप जानोगे तो देखोगे तो यहाँ पर क्या है, महिला हॉकी एकेडमी, ये तो आप बिल्कुल रटा पड़ा होगा आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करिएगा एग्जाम में, कितना भी मतलब, है ना। आप अगर गलती से करोगे तो आप अपनी गलती से करोगे कि आपने पढ़ा नहीं और आपने गलती कर दी है। अदरवाइज याद रखना महिला हॉकी एकेडमी कहां पर, ये ग्वालियर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 के दौरान करवाई गई थी। और साथ में क्या हुई थी, पुरुष हॉकी एकेडमी की स्थापना भोपाल में की गई थी 2007 के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। और बच्चों एकलव्य आपसे क्या पूछेगा, एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी, ठीक है, एकलव्य तीरंदाजी, ठीक है, एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है। कहां पर है ये, जबलपुर के अंदर आ जाती है, ठीक है। कहां मिलेगी, जबलपुर के अंदर एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी आपको मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कहता है, 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है, ठीक है। चलिए बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर आपको। यहाँ पर क्या बोला गया है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत का बच्चों तीसरा सबसे बड़ा जो है ना पार्टनर जो बना है, व्यापारिक भागीदार बना, ठीक है, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। ये कौन सा देश बना है, आइए जानते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बच्चों याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या होगा, संयुक्त अरब अमीरात जो है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। किसके बाद,
चीन और अमेरिका के बाद, किसके? चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो बच्चों याद रखना ये यूएई हो जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो जाएगा। और देखा जाए तो देखो भारत को पेट्रोल सप्लाई करने में, ठीक है, भारत को पेट्रोल सप्लाई करने में, पेट्रोल मतलब कि जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, इसको सप्लाई, कच्चा ईंधन जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, कच्चा ईंधन बोलो, पेट्रोल डीजल जो से हम बनाते हैं, ठीक है, निकालते हैं। तो बच्चों याद है पेट्रोल डीजल को सप्लाई करने में, कच्चा ईंधन के सप्लाई करने में कौन है? रूस नंबर 1 हो गया, ठीक है। पहले इराक हुआ करता था, लेकिन इराक पर कई सारे अलग अलग प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी याद रखना दूसरा यहाँ पर कौन आ गया टॉप में? तो याद रखेंगे रूस हमारे यहाँ पे टॉप में आ गया, ठीक है। रूस हमें सबसे ज्यादा सप्लाई करता है ये कच्चा तेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखा जाए तो बच्चों सिंगापुर क्या है? एफडीआई के मामले में, एफडीआई करने के मामले में कौन सा देश नंबर 1 है? देखो एक होता है व्यापार अलग होता है, और एफडीआई जहाँ की निवेश होना, ठीक है। तो निवेश के मामले में बच्चों कौन नंबर 1 पर है हमारे देश में? तो याद रखना सिंगापुर। दो देश, या तो कभी मॉरिशस टॉप में रहता है या सिंगापुर रहता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की क्या है बच्चों? तो जैसे आपने सुना होगा किसके बारे में? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। डबल टैक्सेशन जो अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, इसके तहत यहाँ पर क्या होता है कि सरकार ना यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन देती है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, और जिस वजह से यहाँ पर क्या है, तो भारत में या तो सिंगापुर से ज्यादा निवेश होता है या फिर मॉरिशस से ज्यादा निवेश होता है, और इसी वजह से सिंगापुर कभी टॉप में रहेगा, कभी मॉरिशस। फिलहाल कौन है एफडीआई में? तो याद ना सिंगापुर। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये इसका बच्चों फुल फॉर्म होता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में सरकार ने क्या कर रखा है? तो निवेश की सीमा तय कर रखी है कि इस क्षेत्र में आप डायरेक्टली, कोई में 49% है, किसी में 20% है, किसी में 74% है, किसी में 100% है। तो मतलब किसी भी तरीके से अलग अलग बिजनेस में आप निवेश कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले। देखो बच्चों आप सब जानते हैं कि हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर पटवारी के लिए एकलव्य है ना, पटवारी के लिए यहाँ पर एकलव्य बैच है, साथ में देखा जाए तो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के लिए नर्मदा बैच हमने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। और बच्चों मेघदूत बैच किसके लिए है? तो जो स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर हैं, इनके लिए 499 में, कितने में? 499 में। याद रखना यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए ये मेघदूत बैच लॉन्च किया है, जो असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और शीघ्र लेखक के लिए है, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को बता सकते हैं, अपने दोस्तों को रेकमेंड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही कम अमाउंट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे फीस कवर की गई है यहाँ पर, यानी कि मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम चार्जेस में आप हमारे इन बैचेस से जुड़ सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए और कम से कम जो है ना अमाउंट में इसका जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। देख पा रहे होंगे डेली लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, ऐसी तमाम सारी जो जानकारियां या सुविधाएं हैं इस बैच के अंदर आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, इस बैच के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। तो फिर आप लोग इसको शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, जिससे कि हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ पाएं। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिणी राज्यों के तटों पर पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ है? बताओ भाई। देखा जाए बच्चों, तभी आपने हाल ही में देखा होगा कि इनमें से कौन सा एक ऐसा चक्रवात है जो कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर अभी मतलब आया हुआ था, अब शांत हो गया, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था लेकिन अब ये क्या हो चुका है? शांत हो चुका है। तो बताओ भाई क्या लगता है इसका राइट आंसर? मंडौस होगा, हुदहुद होगा, गुलाब होगा या फिर सितरंग होगा? क्या लगता है इसको राइट आंसर? ठीक है, क्या होना चाहिए? तो बच्चों याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? मंडौस, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया था? मंडौस रखा गया था। और ये कहां पर? जो दक्षिण तटीय राज्य, ठीक है, क्या है? दक्षिण तटीय राज्य का मतलब क्या? जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों याद है ना, इस तरह से केरल की बात कर लेते हैं। तो जो दक्षिण तटीय राज्य हो जाते हैं, इनके किनारे पर यहाँ पर क्या था? याद रखना ये मंडौस नाम का एक तूफान आया था। क्या? मंडौस नाम का एक तूफान आया था, तो इसको ध्यान रखना। इसके पहले देखा जाए तो आपने सुना होगा हुदहुद आया था, गुलाब भी आया था, सितरंग, ये सभी क्या? तूफान के नाम है। ये सब किसके नाम है? ये सब बच्चों साइक्लोन यानी तूफान के नाम होते हैं और चक्रवात के नाम होते हैं। और आने वाले वक्त में जब भी कभी कुछ ऐसा होता तो उसको एक नया नाम दिया जाता है। तो फिलहाल याद रखना मंडौस नाम का तूफान कहां पर आया था? तो दक्षिण तटीय राज्य के हो ना बंगाल की खाड़ी में ये निर्मित हुआ था, ठीक है। ये क्या? ये पूरा का पूरा आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये क्या है?
पूरा का पूरा बच्चों क्या ये बे ऑफ बंगाल का एरिया आ जाता है, बंगाल की खाड़ी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तुम्हारा क्या कहता है क्वेश्चन कि TTFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नहीं चुना गया है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसे हम क्या बोलते हैं? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। बताइएगा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का है ना, यहाँ पर नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, राधे राधे। ठीक है, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी को नमस्कार, राधे राधे भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या लगता है इसका राइट आंसर, आपको क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? चलिए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना, सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा और बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। कमलेश मेहता होना चाहिए, पटेल नागेंद्र रेड्डी होना चाहिए, या फिर बच्चों आपका यहाँ पर क्या है, तो आपके मेघना अहलावत हो गया, या फिर दुष्यंत चौटाला। बताएंगे इनमें पहली जो महिला अध्यक्ष है, सॉरी पहली अध्यक्ष जो है इनमें किसे नियुक्त किया गया? तो बच्चों मेघना अहलावत को किसे नियुक्त किया गया है? मेघना अहलावत, नोट करिएगा, मेघना अहलावत को क्या पॉइंट किया गया है? तो नोट करेंगे यहाँ पर मेघना अहलावत को, है ना, मेघना अहलावत को बच्चों क्या बनाया गया है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे इसे? टेबल टेनिस, नोट कर लीजिएगा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया किसे बनाया गया? तो मेघना अहलावत को बनाया गया। किसे? मेघना को अहलावत को। और ये बच्चों पहली महिला है, नोट करना ये भी। ठीक है, ये पहली महिला जो है ये टेबल टेनिस फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन बना है टेबल टेनिस फेडरेशन का? तो याद है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है पहले। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत बनी है टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में की गई। कब? 1926 में। याद रखेंगे, टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। इसी में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर पूछा जाए कि अभी देखा होगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्या बोलते हैं? भारतीय ओलंपिक महासंघ। ठीक है, भारतीय ओलंपिक महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भारतीय ओलंपिक महासंघ का अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय ओलंपिक महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखना, पियोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे क्या बोलते हैं? पियोली एक्सप्रेस बोला जाता है, या फिर इनको गोल्डन गर्ल बोलते हैं, या फिर इनको क्या कहा जाता है बच्चों? तो याद रखना, है ना, उड़न परी के नाम से जाना जाता है। कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। मैंने तीनों नाम उनके बता दिए, अब आपको उनका ओरिजिनल नाम बताना है कि उनका ओरिजिनल नाम क्या है। भारतीय ओलंपिक महासंघ की क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है। और देखा जाए तो जो हमारा स्पोर्ट क्या बोलते हैं, एथलीट आयोग है, एथलीट कमीशन, जो भारतीय एथलीट कमीशन है, भारतीय एथलीट कमीशन, ठीक है, भारतीय एथलीट आयोग बच्चों, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भारतीय एथलीट आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया, ये पहली महिला बनी जिनका नाम क्या है? तो मैरी कॉम। क्या है नाम? तो बच्चों याद, मैरी कॉम की बात कर लेते हैं। तो याद रखना, मैरी कॉम क्या बनी है? तो भारतीय एथलीट आयोग की जो अध्यक्ष बनाई गई है, तो कौन बनाया गया? मैरी कॉम को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, तो टेबल टेनिस की पहली महिला कौन है? मेघना अहलावत। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला कौन बनी है? ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्या है ये आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, ठीक है, सुपर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सभी के आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी के आंसर करेक्ट हैं। और सभी बच्चे बिल्कुल एक बार सेशन को शेयर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा होगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना, कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? यूपीआई, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, क्या नाम है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूपीआई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? यूपीआई के नाम से जानते हैं, है ना, यूपीआई। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी? 2016 के समय पर की गई थी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की। इसे बनाया किसने था? एनपीसीआई ने बनाया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसने बनाया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई की स्थापना कब की थी? 2008 के दौरान। ठीक है,
कब बना था एनपीसीआई? 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखना मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में किसका हेडक्वार्टर बच्चों? याद रखना इस एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र में। इसी में अगर मैं देखूं तो ध्यान रखना, इसे किसने बोला? रेजर पे। आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? रेजर पे का तो नाम सुना होगा, ठीक है। जब आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, कभी रेलवे की टिकट बुक की होगी, ठीक है, क्या है, कभी रेलवे की टिकट बुक की होगी, तो आपने क्या देखा होगा? रेजर पे के बारे में सुना होगा, ठीक है। या फिर रेजर पेमेंट करने का, रेजर पे उसमें आ जाते हैं ऑप्शन करने का, ठीक है। तो याद रखना बच्चों रेजर पे यहाँ पर क्या होगा? याद रखना इन्होंने क्या किया है, ये क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला पेमेंट गेटवे बन गया। मतलब कि अब आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रेजर पे पर क्या कर पाएंगे? रेजर पे के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। क्या? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर, ये रिपोर्ट किस संगठन द्वारा तैयार की गई है? क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर, ठीक है। बच्चों भारत का क्या कूलिंग क्षेत्र है? कूलिंग क्षेत्र मतलब जहां पर कि ठंडे इलाके भारत के हैं, ठीक है, या ठंडे वो राज्य जहां पर कि ठंडी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो बच्चों बताएंगे यहाँ पर क्या बोला गया कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट तैयार की है? यूनेस्को ने किया, वर्ल्ड बैंक ने किया, किसने किया है? ठीक है, ये किसने किया है? कोई बताना चाहे बता सकता है। तो बच्चों याद रखना क्या हो जाएगा? विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका होगा? विश्व बैंक बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जलवायु निवेश के अवसर पर ये जो रिपोर्ट तैयार की है किसके बारे में? याद रखना ये केरल राज्य के बारे में इन्होंने तैयार की। किसके बारे में? केरल राज्य के बारे में इन्होंने ये तैयार रिपोर्ट की है और जारी किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसके बारे में? केरल राज्य के बारे में, ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते बच्चों देखा जाए तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। क्या नाम है? पी विजयन। और दूसरा देखा जाए तो ठीक है क्या है, दूसरा यहाँ पर बात करें बच्चों तो राज्यपाल क्या नाम है? बनवारी लाल कहते हैं, याद है, मोहम्मद आरिफ खान। यहाँ के राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान है। क्या नाम इनका है? मोहम्मद आरिफ खान। ये वर्तमान में यहाँ के कौन है? राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पर अगर आप देखें ग्राफीन नवाचार केंद्र क्या बनाया गया है? तो बच्चों ग्राफीन इसी केरल में क्या बनाया गया है? ग्राफीन नवाचार केंद्र, ठीक है। ग्राफीन नवाचार केंद्र ये कहाँ स्थापित किया गया है? नोट करना, केरल के अंदर। डिजिटल देखो डिजिटल एजुकेशन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? केरल बन गया, ठीक है। कौन बना है? केरल। याद रखना, ठीक है, याद रखना बच्चों यहाँ पर केरल क्या हो गया? तो डिजिटल एजुकेशन देने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे देखा जाए बच्चों यूनेस्को कब बना था? तो यूनेस्को याद रखना ये 1945 में बना था। कब? 1945 में किसकी स्थापना की गई थी? यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और अभी वडनगर गुजरात का बच्चों जो वडनगर है, ठीक है, गुजरात का वडनगर और मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, कौन सा? मोढेरा का सूर्य मंदिर, इन दोनों को कहां शामिल किया गया है? तो मैंने अभी आपको कल परसों के करंट अफेयर्स में पढ़वाया था, ठीक है। कल परसों कौन सा करंट अफेयर था? शायद सैटरडे को करवाया था मैंने, शनिवार को। तो याद रखना वडनगर जो कि मोदी का जन्म स्थान है और मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये दोनों कहाँ आते हैं? ये गुजरात के अंदर आ जाते हैं। कहां पर? गुजरात के अंदर। तो इन दोनों को कहां शामिल किया गया है? यूनेस्को की अस्थायी सूची के अमूर्त धरोहर में, ठीक है। अस्थायी सूची में किसे? वडनगर और मोढेरा को शामिल किया गया। साथ साथ में देखा जाए बच्चों तो रॉक कट याद रखना। किसे? रॉक कट जो स्कल्पचर है, ठीक है, रॉक कट जो स्कल्पचर की बात करें बच्चों तो ये कहाँ का है? रॉक कट जो स्कल्पचर है ये कहाँ का है? तो त्रिपुरा का। इसके अलावा याद रखना, ठीक है ना, यहाँ पर एक है ना, एक और मैंने बताया था कि त्रिपुरा के अंदर, दूसरा नाम आप बता दीजिएगा। एक तो रॉक कट के स्कल्पचर की बात कर लेते हैं, और एक यहाँ पर क्या है? उनाकोटी। क्या है? उनाकोटी बच्चों दो ऐसी जगह जो कहाँ की है? त्रिपुरा की है, जिसे कहाँ शामिल किया गया? यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को कर दी गई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग का नाम बदल के 1 जनवरी 2015 को क्या बनाया गया था? तो बच्चों नोट करना, आपका नीति आयोग का गठन किया गया था। किसका? नीति आयोग का गठन किया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके जो पहले वाइस चेयरमैन थे, देखो अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होंगे। उपाध्यक्ष बच्चों पहला कौन था? अरविंद पनगरिया। क्या नाम था? अरविंद पनगरिया। ये पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? उपाध्यक्ष किसके थे? तो नीति आयोग के। दूसरा कौन था? राजीव कुमार जी थे। क्या नाम था?
राजीव कुमार ये दूसरे उपाध्यक्ष थे किसके, नीति आयोग के। और अभी कौन है बच्चों, तो याद रखना, ठीक है, अभी तीसरे नंबर का कौन बन गया है, तो याद रखना ये गुजरात के हैं, ठीक है, क्या नाम था, चलिए बता दीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जो तीसरे इसके अभी वर्तमान में क्या बन गए हैं, उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष नीति आयोग का जो तीसरा अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष है, ठीक है, अभी तीसरे जो उपाध्यक्ष बने हैं, याद रखना ये बताएंगे क्या नाम होगा, ठीक है। नीति आयोग का जो तीसरा उपाध्यक्ष वर्तमान में है ये कौन है बताइएगा। चलो भाई जल्दी से आंसर करेंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना, सभी लोग जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है ना, ये वर्तमान में कौन है, चलिए बताओ भाई जल्दी से कि वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन अभी वर्तमान में बनाएंगे, और ये गुजरात के हैं, ठीक है, कहाँ के बच्चों, गुजरात के हैं। तो नोट करिएगा, सुमन बेरी, क्या नाम इनका है, सुमन बेरी अभी वर्तमान में कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष मिल जाएंगे। सीईओ की बात कर लेते हैं, तो देखो याद रखो सीईओ पहला कौन था, नीति आयोग के पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी, कौन थी, सिंधु श्री खुल्लर थी, नोट करिएगा। दूसरे कौन थे बच्चों, तो दूसरे याद रखना यहाँ पर सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है, आपके क्या नाम था, अमिताभ कांत, याद सेकंड कौन थे, अमिताभ कांत, नोट करना, ठीक है, अमिताभ कांत बच्चों ये दूसरे नंबर के क्या थे, सीईओ थे। और तीसरा सीईओ वर्तमान में कौन बन गया है, परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, तीसरा सीईओ कौन बन गया है, तो याद रखना परमेश्वरन, क्या नाम इनका है, परमेश्वरन अय्यर, ये वर्तमान में क्या है, तीसरे आपके सीईओ आ जाते हैं किसके, नीति आयोग के। और जो ये सीईओ होते हैं बच्चों, याद रखना ये आईएएस ऑफिसर होते हैं, कौन होता है, आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, जो भारतीय सिविल सेवा से सेलेक्ट होते हैं, तो याद रखना यूपीएससी से जो सेलेक्ट होकर के आते हैं आईएएस बनते हैं, वही क्या बनते हैं, याद रखना यहाँ पर सीईओ के तौर पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस संगठन ने टूल किट ऑन एनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया लॉन्च करने के एक कार्यक्रम आयोजित किया है। भाई साहब बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है, यहाँ पर बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन क्या है, टूल किट ऑन एनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस इन इंडिया। बताएं बच्चों ये रिपोर्ट किसने जारी की, ठीक है, ये रिपोर्ट किसने जारी की है बताएंगे, ठीक है, क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये किसने जारी की है, याद रखना वर्ल्ड बैंक ने जारी की, किसने, विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, किसने जारी की है, वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। वर्ल्ड बैंक कब बना था बच्चों, 1944 में, 1945 इसने काम करना शुरू किया। और याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी बच्चों कहाँ का, अमेरिका की राजधानी है, ठीक है, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जो यहाँ पर है ना आईएमएफ, क्या लिखा है, बी और सी दोनों का सेम, दोनों सेम स्थान एस्टैब्लिश हुए और दोनों का हेडक्वार्टर भी सेम प्लेस पर, कहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष दोनों के अलग अलग हैं। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ये कौन है, तो क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ये वर्तमान में आईएमएफ की हेड हैं। और डेविड मालपास किसके हैं, तो डेविड मालपास याद रखना बच्चों, है ना, डेविड मालपास के अध्यक्ष ये वर्ल्ड बैंक के हैं। वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य देश आते हैं, 189 देश हैं। लास्ट वाला कौन था, नौरू था, ठीक है, क्या था, नौरू। और आईएमएफ के बच्चों कितने देश हैं, 190 देश हैं। और इसमें एंडोरा एक लास्ट देश अभी इसी साल जुड़ा, ठीक है, कौन है, एंडोरा जो था इसका लास्ट मेंबर कौन है, एंडोरा जुड़ा, ठीक है। चलिए बाकी आप लोगों ने सारा चीज पढ़ रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर। दुनिया की जो 10 दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में कौन सी भारतीय महिला शीर्ष पर है, ठीक है, कौन सी, अच्छा महिला कौन सी शीर्ष पर है और भारतीय कौन है, ये भी हम चर्चा करेंगे दोनों, ठीक है। बताओ भाई यहाँ पर बच्चों कौन सी भारतीय हैं और इनमें से कौन है ना दुनिया में नंबर 1 पर है, आइए देखते हैं। तो उर्सुला वॉन्डर लियन, ठीक है, उर्सुला वॉन्डर लियन जो है ना, याद रखना ये कहाँ की, ये यूरोप की, ठीक है, कहाँ की, ये यूरोप के उर्सुला वॉन्डर लियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ये डी हो जाएगा। और ये यूरोपीय संसद की क्या है, हेड है वर्तमान में। जो यूरोपीय संसद है ना, यूरोपीय बच्चों जो संसद है ना, तो याद रखना इसकी चेयरपर्सन कौन है, तो यूरोपियन जो यहाँ पर पार्लियामेंट के बच्चों स्टेट कौन है, उर्सुला वॉन्डर लियन। और इन्हें सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में नंबर 1 स्थान रखा है। भारत की तरफ से कौन है, तो निर्मला सीतारमण, ये भारत में तो पहले नंबर पर है, ठीक है, भारत में कहां पर, पहले पायदान पर है, लेकिन दुनिया में कहां पर है, ये 36वें पायदान पर है, ठीक है, कौन सी नंबर पे,
भारत में पहले नंबर पर आ जाएंगे और दुनिया में कहां पर आएंगे, 36वें नंबर पर आ जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया। कितनी महिलाओं को इस लिस्ट में बच्चों, भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया, ठीक है। कितनी महिलाओं को, 6 महिलाओं को शामिल किया गया, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे HCL की चेयरपर्सन को शामिल किया गया, सेबी की हेड को शामिल किया गया है। तो ऐसी तरीके से देखा जाए तो 6 महिलाओं को कहां शामिल किया गया है, इस लिस्ट में। कौन सी, फोर्ब्स 2022 की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन इन द वर्ल्ड में, याद रखना, भारत की 6 महिलाएं हैं। इनमें नंबर 1 पे कौन है, भारत में सीतारमन है। और दुनिया में कहां पर मिलेंगे, 100 में से 36वें नंबर पर है। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों आप जानते हैं आप लोगों ने यहाँ पर एक पटवारी बैच लॉन्च किया, पटवारी के बैच लॉन्च किया एकलव्य, और आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे MP75 कोड का इस्तेमाल करेंगे, कितना, MP75 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप हमारे इस पटवारी बैच के साथ जुड़ पाएंगे, ठीक है। आप हमारे इस पटवारी बैच के साथ जुड़ पाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने अगर अभी इसे नहीं लिया है तो आप लोग लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और अपनी तैयारी को हमारे साथ बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। आप अपनी तैयारी को हमारे साथ बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो याद रखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 75% का। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, तो जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक के लिए क्या है, नर्मदा बैच है, ठीक है, क्या नर्मदा बैच है। और इस नर्मदा बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं 599 में। और यहाँ पर आप देखेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर क्लासेस की PDF, लाइव क्लासेस है ना, करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको देंगे हम, मॉक टेस्ट है, ये सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेंगी, इस एप्लीकेशन के माध्यम से। साथ में बच्चों ये मेघदूत बैच है जिसकी आपको लाइव क्लासेस, PDF नोट, प्रैक्टिस पेपर, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। साथ में यहाँ पर 499 में क्या मिलेगा, 499 में आपको ये बैच मिलेगा आपके किसके लिए, तो स्टेनो टाइपिस्ट असिस्टेंट गिरफ्तारी के लिए। तो आप लोग अपने दोस्तों को इसको रिकमेंड करिएगा जिससे हमारे बच्चों के साथ जुड़ पाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस शब्द ने बच्चों 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है, ठीक है, बताएंगे। इनमें ऑक्सफोर्ड, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का बच्चों वर्ड ऑफ द ईयर किसने जीता है बताएंगे, ठीक है। क्या लगता है आप लोगों को, मेटावर्स, आई स्टैंड विद, गोबलिन मोड या फिर स्लोली, क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इनमें से किस शब्द ने अभी ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, गोबलिन मोड। क्या होगा, गोबलिन मोड, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, किसे, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखा जाए तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा है, चलिए भाई सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना, सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा और बताइएगा इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर। नमस्कार भाई सभी को, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है। चलिए बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर, क्या लगता है इसका राइट आंसर। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है, यानी कि जो फिजिकली जो चैलेंज बच्चों उनके लिए क्या है, दिव्यांग विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन होगा, ठीक है। दिव्यांग विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन होगा, जहां की राज्य सरकार ने जो दिव्यांग जन है उनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया है। तो बच्चों इसका क्या होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं, इनका क्या नाम है, एकनाथ शिंदे, यहाँ की क्या है वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है, तो नोट करेंगे, यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। क्या नाम है, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी ये वर्तमान में क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही बच्चों नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नाबार्ड का हाल ही में जो अध्यक्ष बनाया गया है ये किसे बनाया गया है बताएंगे, ठीक है। नाबार्ड का हाल ही में जो अध्यक्ष बनाया गया ये किसे बनाया गया है, आप लोग बताइएगा क्या लगता है राइट आंसर आपको, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। नाबार्ड का जो नया अध्यक्ष बनाया गया हाल ही में ये किसे यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, तो ध्यान रखना बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो है ना साजी केवी हो जाएगा, केवी का मत होगा दिनेश खारा। तो नोट करना इसका आंसर क्या होगा, साजी केवी, ठीक है। साजी केवी बच्चों क्या बने हैं, ये नाबार्ड के वर्तमान में नए अध्यक्ष बना दिए गए, ठीक है। अभी हाल ही में कौन अपॉइंट कर दिया गया, तो साजी केवी जो है ना, याद रखना ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, ठीक है। नाबार्ड कब बना था, तो याद रखना 12 जुलाई, ठीक है। 12 जुलाई बच्चों 1982 को, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर, मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है।
और याद रखेंगे ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था बच्चों, याद रखना बी शिवा रमन। कौन सी कमेटी बनाई गई थी इसके लिए? बी शिवा रमन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, बी शिवा रमन समिति का गठन किया गया था किसके लिए? तो याद रखना नाबार्ड की स्थापना के लिए। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना के लिए कौन सी कमेटी? तो बी शिवा रमन समिति का गठन यहाँ पर किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखो, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बच्चों क्रैफी कार्ड कमेटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैफी कार्ड कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? क्रैफी कार्ड समिति के नाम से भी किसे जानते हैं? तो नोट करिएगा, क्रैफी कार्ड समिति के नाम से बी शिवा रमन समिति को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो कि नाबार्ड के लिए बनाई गई थी। ठीक है, किसके लिए? नाबार्ड के लिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। देखो, पहले कौन थे? गोविंद राजूलू चिंटाला थे, ये हट गए। ठीक है, गोविंद राजूलू चिंटाला क्या थे? हट गए। फिर मोहम्मद मुस्तफा का नाम चल रहा था कि मोहम्मद मुस्तफा को बनाया जाएगा, लेकिन बच्चों उनको ना बना करके क्या किसको बना दिया गया? साजी केवी को। किससे बना दिया? साजी केवी को बना दिया। दिनेश खारा किसके हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में हेड हैं। कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड कौन है? दिनेश खारा जी हैं वर्तमान में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसरो ने बच्चों भी हाल ही में क्या पूछा गया है? इसरो ने हाल ही में किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? मतलब यहां पर देखा जाए तो बताइएगा, इनमें से किस राज्य के लिए क्या है? इनमें से किस राज्य के लिए इसरो बच्चों क्या बनाएगा? एक जियो पोर्टल बनाएगा। ठीक है, क्या होगा? जियोग्राफिकल पोर्टल। क्या होगा? जियो यानी कि ज्योग्राफिकल की बात करें बच्चों, भौगोलिक क्या होगा? यहां पर एक पोर्टल डिजाइन करेगा। तो बताइएगा, जो ये इसरो करेगा ये किसके लिए करने के लिए बोला है? इनमें से क्या होगा? उत्तराखंड होगा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख? इनमें से क्या लगता है आप लोगों को? क्या बनाया, मतलब किसके लिए ये कर रहा है? तो बच्चों याद रखना, ये लद्दाख हो जाएगा। किसके लिए? लद्दाख, यानी कि जो अगर देखा जाए जो यूनियन टेरेटरी, कहां पर? लद्दाख बच्चों जो यूनियन टेरेटरी है, इसके लिए क्या होगा? ध्यान रखना, एक जियो पोर्टल। कौन सा होगा? तो याद रखना, है ना, डेवलपमेंटल स्पेशल, है ना, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों जियो पोर्टल कौन बनाएगा? तो याद रखना, ये आपका इसरो स्थापित करेगा। कौन करेगा? इसरो स्थापित करेगा। लद्दाख के यहाँ पर देखो एलजी साहब कौन है? तो लद्दाख का बच्चों एलजी साहब आर के माथुर जी हैं। क्या नाम है? आर के माथुर साहब। ये कौन है? तो याद रखना, वर्तमान में एलजी साहब कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। लद्दाख में याद रखना सिंधु दर्शन महोत्सव, यहाँ पर क्या मनाया जाता है? सिंधु दर्शन महोत्सव। ये बच्चों आपको याद रखना है, सिंधु नदी जो निकलती है ना लद्दाख से इंटर करती है, तो सिंधु दर्शन महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट होता है? याद रखना, आपके लद्दाख में। लोसार और लोसुंग, कौन सा है? लोसार महोत्सव और लोसुंग महोत्सव, ये भी कहां पर मनाए जाते हैं? तो याद रखना आपके ये, है ना, ये बच्चों कहां पर है? तो याद रखना लद्दाख रीजन के अंदर ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। साथ में देखा जाए तो यहीं पर लद्दाख में आप जानते हो, ठीक है, इसी लद्दाख में याद रखना भारत का सबसे ऊंचाई पर हवाई अड्डा, इस हवाई अड्डे का सबसे ऊंचा जो हवाई अड्डा है, ठीक है, हवाई अड्डा बच्चों जिसका नाम क्या है? तो याद रख, कुशोक बकुला रिम्पोचे। क्या नाम है? कुशोक बकुला रिम्पोचे, इसका नाम क्या है? कुशोक बकुला रिम्पोचे। ये बच्चों कौन है? तो याद रखना, ये एक, है ना, हवाई अड्डा जो कि भारत का सबसे ऊंचाई पर है, लद्दाख में। सबसे ऊंचा जो झंडा फहराया गया था लद्दाख में, सबसे ऊंचाई पर जो सिनेमा घर स्थापित किया गया लद्दाख के अंदर स्थापित किया गया था। तो ये सारी जानकारियां कहां से आपको मिलेंगे? लद्दाख से। मनोज सिन्हा कहां के एलजी साहब हैं? तो मनोज सिन्हा याद रखना ये वर्तमान में कहां के एलजी साहब? जम्मू कश्मीर के। और एक जानकारी और याद रखना, भारत का बच्चों जो सबसे बड़ा क्या है? क्षेत्रफल में नेशनल पार्क है, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है बच्चों? तो याद रखना आपका आ जाता है ना, एक यहाँ पर हेमिश, कौन सा स्थित है? हेमिश राष्ट्रीय उद्यान है। और हेमिश नेशनल पार्क है कहां पर? लद्दाख में। 4400 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है? ये पूरा फैला हुआ कहां पर? लद्दाख रीजन के अंदर, ठीक है। ये भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। और गुरमीत सिंह बच्चों कहां के राज्यपाल हैं? उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? याद रखना गुरमीत सिंह है। क्या नाम है? गुरमीत सिंह, ठीक है, नोट करना। और यहीं पर अगर देखा जाए, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, फिर तो बहुत पढ़ाते रहो, कोई खत्म ही नहीं होने वाला। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी हैं। और याद रखना यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अभी आपके अशोक गहलोत जी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? ठीक है, एशिया के बच्चों पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किसने किया है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। मतलब कि जहां पर कि ड्रोन के माध्यम से क्या होगा? ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर डिलीवरी होगी, मतलब किसी भी सामान वस्तुओं की क्या होगी? ड्रोन के माध्यम से वस्तुओं की डिलीवरी होगी, क्योंकि ये सारे क्या है बच्चों? हिली एरिया है। क्या है
ये हिली एरिया मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेघालय हो जाएगा। मेघालय की बच्चों याद रखना, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा जी। कौन है, कोनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मेघालय के, ध्यान रखना। तो इन्होंने याद रखो बच्चों, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया। क्या, ड्रोन डिलीवरी का यहाँ पर अनावरण किया है। यहाँ पर एक स्वच्छ नदी आ जाती है बच्चों, एशिया की सबसे स्वच्छ नदी कहां पर है, मेघालय में। एशिया की सबसे स्वच्छ नदी जिसका नाम क्या है, एशिया की सबसे स्वच्छ नदी, ये कौन आ जाएगी बच्चों, तो नोट करना आपका, डाबकी। और डाबकी बोलो या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, उमंगोट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उमंगोट नदी बोलेंगे। ठीक है, तो डाबकी नदी बोलिए या फिर उमंगोट नदी बोलिए, दोनों का सेम नाम है। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। और एशिया की सबसे स्वच्छ नदी कहलाती है। क्या है ये, एशिया की सबसे स्वच्छ नदी कहलाती है। आगे देखा जाए, इसी में बढ़ते हैं। तो बच्चों आप जानते होंगे इसी मेघालय में क्या है, मेघालय में याद रखना चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल क्या मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ठीक है, ये कहां पर मनाते हैं, चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है ना, त्योहार, ये आपका याद रखना कहां पर मनाया जाता है, मेघालय के अंतर्गत। इसी मेघालय में याद रखना दो और चीजें, यहाँ पर बच्चों दो नेशनल पार्क हैं। एक तो बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है, बलफक्रम। ठीक है, बलफक्रम नेशनल पार्क कहां पर, ये है ना याद, और नोकरेक कौन सा मिलेगा, नोकरेक, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेंगे, मेघालय के अंदर दो राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों ने इनको याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग इनको ध्यान रखेंगे, इन सारी बातों को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, त्रिपुरा में कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो खर्ची पूजा। क्या मनाते हैं, खर्ची पूजा और गारिया पूजा। ठीक है, खर्ची और गारिया पूजा, ये दोनों कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो बच्चों याद रखना ये त्रिपुरा राज्य के अंतर्गत। ठीक है, नोट करेंगे। मिजोरम में क्या है, तो मिजोरम में याद रखना हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाया जाता है बच्चों, तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ना, याद रखना ये मिजोरम में। और असम का फेमस कौन है, बिहू। ठीक है, बिहू त्योहार होगा, बिहू, बैसागु, बैखू। ठीक है, बिहू, बैसागु, बैखू, माजुली, ब्रह्मपुत्र, ये सारे त्योहार कहां पर है, असम राज्य के अंतर्गत है। कहां पर है, असम राज्य के अंतर्गत ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और सभी बच्चे है ना, नमस्कार सभी को भाई, राधे राधे। बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। किस राज्य में हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, बताएंगे कार्तिकेय बच्चों जो दीपम है, क्या नाम है, कार्तिकेय दीपन है ना, यहाँ पर आपका दीपम रथ उत्सव जो है ये कहां पर मनाया गया है, क्या लगता है आपको इसका राइट आंसर। चलिए, और सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करेंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना, सभी लोग क्लास को एक बार सेशन को शेयर करिएगा फटाफट। ठीक है, तो भाई जल्दी से बताएंगे क्या लगता है आपको इसका राइट आंसर। कर्नाटक होगा, तेलंगाना, इनमें से क्या लगता है आप लोगों को। ठीक है, इनमें से क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताएंगे, ये जो कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव है ये कहां पर सेलिब्रेट किया गया, तो इसका आंसर याद रखना, तमिलनाडु। कहां पर, तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम जो रथ उत्सव कहां मनाया गया, तमिलनाडु में। इसी जगह पर क्या मनाया जाता है, नाट्यांजलि। नाट्यांजल बच्चों त्योहार कहां पर मनाया जाता है, तो याद है नाट्यांजल आपका तमिलनाडु में है ना। यहीं पर अगर आप देखोगे पोंगल, ठीक है, क्या होगा, पोंगल महोत्सव कहां पर मनाते हैं, तो इसी तमिलनाडु में पोंगल होगा। और जल्लीकट्टू क्या है, जल्लीकट्टू बच्चों याद रखना जो यहाँ पर है ना, बैल जो रेस होती है जल्लीकट्टू, ये कहां पर है, तो याद रखना ये जल्लीकट्टू आपके तमिलनाडु राज्य के अंदर बनाई जाती है। और भरतनाट्यम, यहाँ पर एक नृत्य होता है, कौन सा है, तो भरतनाट्यम बच्चों याद रखना यहाँ का एक नृत्य कौन है, भरतनाट्यम आ जाता है। कौन सा, भरतनाट्यम ये आ जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तेलंगाना का क्या है, दो बथुकम्मा, यहाँ पर कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो बथुकम्मा और बोनालू। ठीक है, बथुकम्मा और बोनालू ये दोनों कहां पर आपके, तेलंगाना में। और देखा जाए बच्चों नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर केरल में कौन सा, यहाँ पे याद रखना ओणम। ठीक है, क्या होगा, ओणम नाम का जो त्योहार है ना, ये ओणम कहां पर मनाते हैं, केरल में। और विशु, ठीक है, ओणम और विशु ये दोनों कहां पर मनाए जाते हैं, याद रखिए ये दोनों केरल राज्य के अंतर्गत मनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कहां पर, ये दोनों ओणम कहां पर मनाए जाते हैं, तो केरल राज्य के अंतर्गत ये त्योहार मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यहाँ पर तो कुछ है ना, यहाँ पर क्या है, तो याद रखें वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है।
आइए इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, आइए इनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी ये वन लाइनर क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर पूछा गया, क्या पूछा गया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे बनाया, तो गोबलिन, क्या नाम है, गोबलिन की बात करें बच्चों की, किसे घोषित किया गया वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने, तो गोबलिन को याद रखना, कैसे, गोबलिन। अभी तो मैंने बताया था कि गोबलिन क्या हो जाएगा, गोबलिन मोड को क्या बनाया गया, तो याद रखना गोबलिन मोड क्या हो जाएगा, गोबलिन मोड को याद रखना, वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, क्या वर्ड ऑफ द ईयर। आदित्य की बात करें बच्चों, तो जो आदित्य जी हैं, क्या नाम है, आदित्य क्या बने, भारत के, आदित्य क्या बने बच्चों, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने, क्या है 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बना, आदित्य बने हैं। हाल ही में नई दिल्ली में, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा, याद है बच्चों, है ना, यहाँ पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, FAI फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या होगा, फूड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया बच्चों, यहाँ पर वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है ना। तो आप लोगों के, है ना, हाल ही में नई दिल्ली में, नई दिल्ली किसने, अच्छा ओके, नई दिल्ली में किसने वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा, क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों क्या किया है, तो वार्षिक संगोष्ठी का उत्सव कहां पर किया, तो नई दिल्ली के अंदर किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने, किसने किया, नरेंद्र मोदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखा जाए तो बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, एग्जामपुर द्वारा, आप सभी जानते हैं कि एग्जामपुर द्वारा आप लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग बैचेस लॉन्च किए गए हैं, जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, किसके लिए, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने ये बैचेस लॉन्च किए हैं। ठीक है, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने ये बैचेस लॉन्च किए हैं, तो आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे पहली बार जुड़े हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एकलव्य बच्चों ये पटवारी के लिए बैच है, किसके लिए, पटवारी के लिए एकलव्य बैच है, जो कि डे है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, तो डेली प्रैक्टिस पेपर, क्लास PDF नोट्स, डेली प्रैक्टिस सेट है ना, लाइव क्लासेस के अलावा मॉक टेस्ट है, डाउट सेशन, ऐसी तमाम सारी जो चीजें इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कम समय में कैसे आप तैयारी को और अच्छे से कर पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे, ये सारी जानकारियां हम आपको इसके अंदर देंगे। मतलब कि कम से कम समय में टॉपिक वाइज कैसे चीजों को रिवीजन करना, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, सारा इसके अंदर मिल जाएगा। तो बच्चों आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। साथ में देखा जाए तो ये बैच मात्र कितने का है, 699 का ये बैच है, जो कि आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, 699 कितने में, 699 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। और MP75 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्चुअल फीस तो कितनी, 2700। ठीक है, एक्चुअल फीस बच्चों कितनी, 2799 है, लेकिन यहाँ पर आपको 75% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे तो आपको 699 में बैच मिल जाएगा। नर्मदा बैच यहाँ पर देखेंगे, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के लिए नर्मदा बैच है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो किसके लिए, तो लाइव क्लासेस बच्चों, PDF नोट, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस सेट, डाउट सेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, MP75 कोड का इस्तेमाल करेंगे और 75% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग भी यहाँ पे हमारे इस बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर हमारी बातों को पहुंचाया करिए, जिससे कि हम मध्य प्रदेश के और भी बच्चों से जुड़ पाएं, और जो बच्चे अपने घर में रह के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी तैयारी को हम और बेहतर कर पाएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बाहर नहीं जा पाते, स्पेशली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिनको घर से अलाउ नहीं, बाहर नहीं जाने दिया जाता, वो घर बैठे बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्टेनोग्राफर मेघदूत बैच है ना, तो लाइव क्लासेस के लिए ध्यान रखना है। यहाँ पे लाइव क्लासेस, क्लास की PDF नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, ये सारी जानकारियां आपको कहाँ मिलेंगी, इस बैच में मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो बच्चों आपके स्टेनो टाइपिस्ट असिस्टेंट के लिए क्या है, ये भी 499 रुपए में बैच लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ हमारे साथ यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे MP75 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 75% का आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का, 75% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सेशन को ओवर करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और इसके बाद फिर हम लोग सेशन को ओवर करेंगे। यहाँ पर बोला गया बच्चों, मध्य प्रदेश के किस रोवर ने, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस रोवर ने अंडर 19 पुरुष एकल स्कल्प 2000 मीटर स्पर्धा में, 2000 मीटर की स्पर्धा में बताइएगा इनमें से गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। ये कौन से मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि अंडर 19, किसमें, अंडर 19 मतलब कि 19 साल से कम में, किसमें, याद रखना बच्चों, 19 साल से कम में इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, तो यार रोवर का मतलब होता है, रोइंग का मतलब होता है बच्चों नौकायन, जिसमें अकेले सिंगल व्यक्ति इसमें नाव चलाता है। ठीक है, तो रोइंग की बात करें अंडर 19 में एकल स्कल में इन्होंने क्या जीता है, 2000 मीटर, यानी कि 2000 मीटर का मतलब 2 किलोमीटर, 2000 मीटर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 किलोमीटर की प्रतिस्पर्धा थी और 2 किलोमीटर में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता। क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चों प्रभाकर राजावत, क्या होगा, प्रभाकर जो राजावत हैं
इन्होंने याद रखना ये जीता, ठीक है, ये नौकायन प्रतियोगिता में जीता है। और ये प्रतियोगिता कहां पर हुई थी, याद रखना थाईलैंड में, ठीक है। ये प्रतियोगिता कहां हुई थी, थाईलैंड में आयोजित की गई थी। और थाईलैंड में बच्चों याद रखना, थाईलैंड में इन्होंने यानी कि राजावत ने, प्रभाकर राजावत ने क्या जीता है, तो याद रखना ये स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखो सौम्या तिवारी अंडर 19 बच्चों याद, अंडर 19 जो अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत की किस महिला को शामिल किया, मध्य प्रदेश की किस महिला को, तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बच्चों सौम्या तिवारी को शामिल किया गया है। और ये सौम्या कहाँ की, भोपाल की है, नोट करिए कहाँ की सौम्या, ये भोपाल की सौम्या है। और याद रखना ये क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, अंडर 19 महिलाओं का दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, नोट करिएगा कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की जो सौम्या तिवारी भोपाल की हैं, इनको इसमें शामिल किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। चलिए तो आज सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, है ना। बताएंगे यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सरकार ने सरपंचों का जो मानदेय है 1750 से बढ़ाकर कितना कर दिया। आप लोग ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है। बाकी मिलेंगे फिर कल, ठीक है। बाकी मतलब जैसे कि हमारी शाम को क्लासेस हैं, तो फिर हम लोग 4 बजे है ना एप्लीकेशन पे, 6 बजे आपका जो रहेगा यूट्यूब पे मैनेजमेंट की क्लास में, और रात को 9 बजे फिर एमपी जीके की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। एमपी जीके की क्लास में मिलते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर बच्चों, बाय बाय। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी पंचायत का चुनाव हुआ था, और आपके मोहल्ले में भी, आपके गांव में, क्षेत्र में क्या होगा, कोई ना कोई एक सरपंच होगा, ठीक है। तो इस सरपंच के जो मानदेय है कितना बढ़ाया गया आप लोग बताइएगा, ठीक है। और सरपंच साहब से पूछ लेना, पार्टी ले लेना आप लोग, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।